आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले बेसिस। कल के लेक्चर तक हमने देख लिए थे क्या होते हैं एसिड्स, क्या होते हैं बेसिस, सॉल्ट्स क्या होते हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। आज हम लोग बेसिस को थॉरोली कवर करने के बाद इंडिकेटर्स की ओर चलेंगे। ठीक है, पीएच पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं बेस क्या होते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि एसिड्स में H प्लस आयन कॉमन होता है। किसके अंदर? एसिड्स के अंदर। तो बेस के अंदर OH माइनस आयन कॉमन होता है। ठीक है, ये OH माइनस आयन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। और जो बेसिस रहते हैं ये मोस्टली मेटल्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है बेस बनाने की। समझ में आया कि नहीं आया? बेस का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था मैंने कल के शुरुआती लेक्चर में ये बताया था कि एसिडिक एंड बेसिक इज अ नेचर। ठीक है ना, ये सिर्फ नेचर ही है चीजों का, सब्सटेंसेस का। अब देखिए बेसिस की कुछ कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी की, जो बेस होते हैं वो पानी में जाने के बाद क्या दे देते हैं? OH माइनस आयन दे देते हैं। सपोज करिए मैं 3 बेसिस का एग्जांपल ले रहा हूँ, NaOH, KOH एंड COH होल ट्वाइस। जब मैं इनको पानी में डिसॉल्व करूंगा तो क्या बनेंगे? Na प्लस प्लस OH माइनस। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। इसका नाम क्या है? कॉस्टिक पोटाश। कॉस्टिक पोटाश। इसको जब मैं पानी में मिलाऊंगा तो क्या होगा? K प्लस आयन दे देगा और OH माइनस आयन दे देगा। और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं? इसको जब मैं पानी में मिलाऊंगा तो Ca2 प्लस प्लस OH 2OH माइनस देगा। समझ आया कि नहीं आया? तो बेसिस में ये OH माइनस कॉमन होता है भाई, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है ना, ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं और डिसॉल्विंग इन वाटर। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें हम चलने वाले हैं किसकी ओर? थोड़ा बेसिस की प्रॉपर्टीज की ओर। ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी कवर कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिएगा, क्या आप डेली लाइफ में बेस के साथ कहीं डील करते हैं? बिल्कुल डील करते हैं। कहाँ पे? आपका जो साबुन है वो बेस है। समझ में आया कि नहीं है? साबुन जिससे आप नहाते हैं। उसके बाद आपका जो टूथपेस्ट है वो बेस है। उसके बाद आप जो खाने में जो एक बेकिंग सोडा डालते हैं वो बेस है। ठीक है ना, बेकिंग सोडा की बात कर रहा हूँ, पाउडर की नहीं। ठीक है, वो बेस है। उसके बाद और क्या बेस होगा? और भी आपकी लाइफ में जो बेस हो, जो मैं नहीं कवर करवा पाया, वो एक काम करिए आप कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं बेस क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेस की प्रॉपर्टी है, बेसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट, मतलब कड़वे होते हैं। बिटर इन टेस्ट। अब आप बोलेंगे भैया टूथपेस्ट तो मीठा सा लगता है। बेटा टूथपेस्ट जो होता है वो उसमें शुगर या कुछ ऐसे वाले जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डाले जाते हैं, और जो उसका मेन काम होता है वो दांत को साफ करने के लिए बेसिसिटी वाला काम होता है। ठीक है ना, अभी मैं आगे बताऊंगा। दूसरा, सोपी टू टच। क्या? सोपी टू टच। सोपी टू टच का क्या मतलब है? कि जब मैं इसको ऐसे टच करूंगा तो सोप जैसे लगेंगे। सोप भी तो बेस है। क्यों है? क्योंकि भाई प्रॉपर्टी है बेस की। तीसरा, जो बेसिस होते हैं वो दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। इसका मतलब क्या है? पानी में मिला दूं तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे एसिड्स कर रहे थे तो सेम प्रॉपर्टी इनके पास भी है। क्या? पानी में डिसॉल्व होने के बाद एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद जो बेस होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी और है कि OH माइनस आयन देते हैं, या इसमें एक चीज लिख सकते हैं अपन लोग, क्या? कि रेड लिटमस को क्या कन्वर्ट करते हैं? कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। ये मैंने कल बता दिया था। ठीक है ना, ब्लू को रेड, रेड को ब्लू, लिटमस क्या होता है मैंने कल के लेक्चर में कवर करवा दिया था। ठीक है ना, अब देखते हैं क्या इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है क्या क्या होती है। इसकी सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब भी बेस को मैं कुछ मेटलों के साथ डालूं, कुछ मेटल, ठीक है ना, सारे मेटल नहीं, तो क्या रिलीज करेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, जैसे एसिड कर रहे थे। कल मैंने आपको एक एम्फोटेरिक मेटल का कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है ना, व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक मेटल? एम्फोटेरिक मेटल्स आर दोज मेटल्स व्हिच रिएक्ट्स विद एसिड्स एंड इट रिएक्ट्स विद बेसिस। ठीक है ना, बोथ मींस इट कैन शो बोथ एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर। ये मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था। सपोज करिए बेस में हमारे पास NaOH है और मेरे पास जिंक है। अगर मैंने NaOH में जिंक डाल दिया तो क्या होगा पता है? Na2ZnO2, ये सोडियम जिंकेट नाम का एक सॉल्ट बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। क्यों? जिंक एक एम्फोटेरिक मेटल है।
सेम चीज होगी एल्यूमिनियम के साथ, और सेम चीज होगी किसके साथ, आर्सेनिक के साथ। फॉर्मूले अंतर आ सकता है, पर भाई हाइड्रोजन गैस पक्का रिलीज होगी। अब जिस मेटल का तुम रिएक्शन करवाओगे उसी मेटल का तो सॉल्ट बनेगा, ठीक है ना। तो ये चीज तीनों में कॉमन है, ठीक है ना, बेसिस कोई भी रख लो आप। तो ये पहला क्या, बेस में अगर मेटल डालेंगे तो क्या होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ओनली एम्फोटेरिक मेटल्स, ठीक है ना। अब एम्फोटेरिक की मैं डेफिनेशन भी लिख दूं। एम्फोटेरिक मेटल्स कौन से मेटल्स होते हैं, सच मेटल्स विच रिएक्ट्स, सच metals which reacts with both acids and bases are known as amphoteric। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि which possess, ठीक है, which possess both acid and basic property, acidic and basic property are known as amphoteric metals, ठीक है ना। आपकी डेफिनेशन आप कैसे भी लिख सकते हैं, पर उसका मीनिंग सही कन्वे होना चाहिए। एग्जांपल जिंक एल्यूमिनियम, समझ आया कि नहीं आया, ये बेसिक एम्फोटेरिक मेटल की डेफिनेशन होती है, ठीक है ना। और इसका क्या है, बेस प्लस मेटल की सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, जब बेसिस में क्या कर दें, जब बेसिस में नॉन मेटल डाल दें, बेसिस में जब नॉन मेटल डाल दें तो क्या बनेगा, नॉन मेटल डालने पे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन के सॉल्ट प्लस H2O रिलीज होगा, ठीक है ना, सॉल्ट प्लस H2O रिलीज होगा। सपोज करिए कैसे, मैं बताता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब मैं CO2 डाल दूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर मैं CO2 डाल दूं तो क्या होगा, अरे CO2 नॉन मेटल होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक नॉन मेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है ना। देखो CO2 में जब मैं NaOH डाल दूं या KOH डाल दूं या CaOH होल ट्वाइस डाल दूं तो क्या बनेगा, तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड का जाना, इसका एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्यों, मैंने आपको कल ही बताया था, जब भी किसी मेटल में या मेटल के हाइड्रोक्साइड में क्या डलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डलती है, तो मेटल के कार्बोनेट्स फॉर्म हो जाते हैं। कार्बोनेट बोले तो क्या, जिससे आपका सीशेल बनते हैं, सीशेल। सीशेल बोले तो मैं आपको कैसे समझाऊं, आपने स्नेल देखे हैं, स्नेल, स्नेल के जो बाहर कवरिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, अंडों के बाहर कवरिंग कैल्शियम कार्बोनेट की। समझ में आया कि नहीं आया, प्लस क्या बन जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है कि इसका बेस में नॉन मेटल डालो तो सॉल्ट, ये भी एक टाइप का सॉल्ट है, क्योंकि मैंने आपको कल पढ़ाया था मेटल के साथ अगर कोई भी नॉन मेटेलिक स्पीशी आ जाए वो सॉल्ट ही कहलाता है। समझ आया कि नहीं आया, आप ऐसे दो तीन एग्जांपल खुद से भी लिख सकते हैं। KOH प्लस CO2, KOH प्लस CO2 क्या होता है, K2CO3, K2CO3। अब बोलोगे भैया K2 कहाँ से आ गया, तो इसको डबल ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे इसको डबल लोगे तो भाई अपने आप वाटर भी रिलीज हो जाएगा। K2CO3 बोले तो क्या, पोटेशियम कार्बोनेट। समझ आया कि नहीं आया, इसको आपने एक एक्सपेरिमेंट में बेल जार के अंदर भी रखे हैं, कौन से वाले में, डेमोन्स्ट्रेशन टू शो दैट की प्लांट पोजेसेस क्लोरोफिल एंड फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड। उस प्रोसेस में आपने एक बेल जार के अंदर एक KOH का कंटेनर भी रखे थे, ठीक है, टू एब्जॉर्ब ऑल दी कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहां पे कौन सी रिएक्शन हो रही थी, यही वाली रिएक्शन हो रही थी, जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये पूरे CO2 को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है एंड फॉर्म पोटेशियम कार्बोनेट। समझ आया कि नहीं आया। अब देखते हैं अपन लोग नॉन मेटल की और प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। देखिए जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल बोलते हो बेस होते हैं, बेस में अगर मैं क्या डाल दूं, बेसिस में अगर मैं एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा। इसके एग्जाम्पल आप मेरे को बताएंगे, ठीक है ना, मैंने बहुत एग्जाम्पल बताया था कल इसके, अब इसके एग्जाम्पल मेरे को आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। बेसिस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर। अब देखते हैं, अगर बेस नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर बेस नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सेम सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। अभी मैंने CO2 का एग्जांपल दिया था, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में आता है वो, ठीक है ना।
ये जो बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है आपके सिलेबस में। अगर आपको नॉन मेटल के साथ देखना है तो ऐसा हो सकता है कि आप 2-3 एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, मैं बता देता हूँ एक एग्जाम्पल। सपोज करिए अगर कोई बेस है जैसे कि NaOH है और उसको किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करना है, जैसे कि क्या हो गया, सल्फर में डाल दो इसमें। अगर रिएक्शन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, कैसी होगी, यहाँ पे सल्फर के ऑक्साइड्स भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन फिजिबल होगी कि नहीं डिपेंड करेगा नॉन मेटल में। सारे नॉन मेटल के साथ रिएक्शन फिट नहीं बैठती, ठीक है ना, इसलिए ये रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं गिवन है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ की रिएक्शन है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। इतनी ही प्रॉपर्टी बेस की दी हुई है आपके सिलेबस में। कौन कौन सी? सबसे पहली, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, बेस रिएक्ट विथ मेटल एंड बेस रिएक्ट विथ एसिड। सारे मेटल्स के साथ बेस रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता क्योंकि जो बेसिस होते हैं ना वो खुद मेटल होते हैं, और ये मेटल जो होते हैं, पता है आपको, बेस होते हैं, मैंने कल पढ़ाया था। इसके कारण क्या होता है कि भाई देखो, जो लाइक डिजॉल्व लाइक कभी जिनकी अच्छी दोस्ती होती है वो एकदम ऐसे लड़ते नहीं है, इसलिए रिएक्शन भी नहीं देते। इनके नेचर क्या है? सिमिलर नेचर है। सिमिलर नेचर इन द सेंस, आपने देखे होंगे कि जो पॉलिटिक्स में जो सेम पार्टी के होते हैं वो कभी एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करते until and unless they have changed the parties, ठीक है ना। सेम चीज यहाँ पे भी होती है। तो 3 मेटल ऐसे होते हैं, कौन कौन से? जिंक, एल्यूमिनियम एंड आर्सेनिक, ठीक है ना, जो कि एम्फोटेरिक मेटल। बाकी ये थी किसकी? बेस की प्रॉपर्टीज। अब हम देखने वाले हैं क्या? इंडिकेटर्स। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिकेटर्स? इंडिकेटर एक ऐसी चीज होती है भाई जो कि इंडिकेट करती है कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक जस्ट बाय चेंजिंग इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज स्मेल और कलर। समझ में आया कि नहीं आया क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसी चीजें, ऐसी जो सब्सटेंसेस हैं जो कि चेंज करते हैं अपना या तो कलर, नहीं तो अपने क्या, स्मेल, तो उनको इंडिकेटर्स कहते हैं। कैसे? ऑन रिएक्टिंग विद एसिड्स एंड बेसिस। समझ आया कि नहीं आया? अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला तो इंडिकेटर, ये 2 टाइप के होते हैं। ये होते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। यार पहले तो होते हैं ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर और नेचुरल इंडिकेटर। ऐसे इंडिकेटर जो नेचुरली मौजूद होते हैं वो होते हैं क्या? नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरली बोले तो नेचर में, लैब में प्रिपेयर नहीं किए जा सकते, या किए भी जा सकते हैं पर ऑब्टेन मेनली होते हैं नेचर से। सबसे पहला लिटमस इसका एग्जांपल है, नेचुरल इंडिकेटर। कल बताया था लाइकेन के कॉम्बिनेशन का जो रस निकलता है उसको डालते हैं एसिड में तो लाल हो जाता है, उसको डालते हैं बेस में तो नीला हो जाता है। दूसरा नेचुरल इंडिकेटर होता है टर्मरिक। टर्मरिक समझते हो? टर्मरिक, टर्मरिक बोले तो हल्दी। हल्दी में बेस डालोगे, ये मैं तुमको यहाँ पे कलर भी लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है ना, याद रहेगा। इसको एसिड के साथ डालोगे तो भाई रेड हो जाएगा। इसको बेस के साथ डालोगे तो ये भाई ब्लू हो जाएगा। टर्मरिक को भाई तुम लोग बेस के साथ डालोगे तो रेडिश हो जाएगी। रेडिश बोले तो हल्की लाल, समझते हो ना, रेडिश ब्राउन। और ये रेडिश में उसकी बात नहीं कर रहा, मूली की, ठीक है ना। और अगर इसको एसिड में डालोगे तो ये अपने येलो कलर में ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। समझ आया कि नहीं आया? चलिए, उसके बाद आते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर में। सबसे पहला आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है फिनोफ्थैलिन। क्या होता है? फिनोफ्थैलिन। फिनोफ्थैलिन को अगर आप एसिड में डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? कलरलेस, मतलब कलरलेस ही रहेगा। और अगर इसको बेस में डालोगे तो ये हो जाएगा पिंक, ठीक है ना। दूसरा, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, आता नहीं है इसका कलर। बस इतने याद रख लो, इतने इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन। समझ आया कि नहीं आया? तो अगर इनमें आप क्या डालेंगे, कुछ भी एसिड या बेसिड डालेंगे, मतलब सब्सटेंस ऐसा, तो या तो अपने कलर चेंज करेंगे, नहीं तो एक चीज और है, एक इंडिकेटर होते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या? ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। ओल फैक्ट्री का मतलब क्या है? ये अपने जो वो स्मेल है उसको चेंज कर देंगे, ठीक है ना। स्मेल बोले तो जैसे एक होता है वेनिला एसेंस। क्या होता है? वेनिला एसेंस, ठीक है। और एक होता है ओनियन पील या अनियन पील, जो आप बोलना चाहें। अनियन पील बोले तो उसका जो छिलका होता है। समझ आया कि नहीं आता?
फिर होता है क्लोव ऑयल। क्या? क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल बोले तो क्या? ये जो लौंग का जो तेल होता है ना, उसको बोलते हैं क्लोव ऑयल। तो ये सब भाई ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, इनकी सुगंध बदलती है। तब मैं वो आपको ऐसे ऑनलाइन एक्सपीरियंस नहीं करवा सकता, ठीक है ना, कैसे क्या होता है कि सुगंध आना बंद हो जाती है कि क्या, ठीक है ना। ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं, इनमें अगर आप एसिड या बेस डालेंगे तो इनकी जो स्मेलिंग है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, इनका या तो स्मेल उड़ जाएगा, नहीं तो इनका स्मेल चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स थे, और ये नेचुरल इंडिकेटर थे और आर्टिफिशियल इंडिकेटर थे। अब देखो, ये कोई फिक्स्ड पैमाना नहीं है कि कौन कितना एसिड है। कौन कितना एसिड का मतलब क्या है कि अगर मैं हल्का भी एसिड डाल रहा हूँ तो लिटमस रेड हो रहा है, अगर मैं HCl में भी डिप कर रहा हूँ तो रेड हो रहा है। तो कहीं आप विनेगर समझ के HCl ना डाल ले अपने खाने में। इसी कारण साइंटिस्टों ने क्या बनाया, एक पीएच स्केल बनाया। क्या बनाया? पीएच स्केल बनाया। ये पीएच क्या होती है ध्यान से समझेंगे। ये नोट्स आप बनाते चलिए भाई, ठीक है ना। नोट्स अगर नहीं बने तो बहुत दिक्कत में आप, क्योंकि आखिरी में ना भाई नोट्स ही काम आते हैं, बुक काम नहीं आती। आखिरी की बात कर रहा हूँ मैं। साल भर बुक काम आती है और आखिरी आखिरी में नोट्स काम आते हैं, ठीक है। ध्यान समझिए, पीएच। व्हाट डू मीन बाय पीएच? पीएच स्टैंड फॉर प्रोटेन्स। पी फॉर प्रोटेन्स। क्या? प्रोटेन्स। स्मॉल होता है ये पी। प्रोटेन्स बोले तो पावर होता है, ठीक है। और एच बोले तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन पीएच स्टैंड्स फॉर, ठीक है ना। पावर भी नहीं, प्रोटेन्स से ही स्टैंड करेगा जो पीएच है, क्योंकि जो प्रोटेन्स है वो लैटिन वर्ड है, पावर को ही बोलते हैं प्रोटेन्स, उसी से पोटेंशियल और दुनिया भर के शब्द यहीं से डेराइव हुए हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से समझेंगे क्या। देखो, ये जो प्रोटेन्स हाइड्रोजन होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है, एक स्केल होती है, ठीक है ना। एक स्केल होती है 0 to 14 की। क्या बोल रहा हूं मैं? ये 0 to 14 की स्केल होती है। मैं अभी एक इमेज भी इसके साथ अटैच कर दूंगा, देखना। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है यार, इसी कारण ना मेरे को थोड़ा सा, है ना, माफी। मैं इमेज अटैच कर दूंगा इसके साथ। तो इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, ऐसे 14 पैटर्न में अलग अलग, बीच में साथ में ग्रीन कलर होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा 1 2 3 4 5 6 7th नंबर, ये 7 नंबर होगा। 0 1 2 3 4 5 6, ये नहीं होगा, 7 यहाँ होगा, 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये ऐसी एक स्केल होती है, ठीक है ना। ये जो 7 कलर होता है ये होता है ग्रीन। ये जो 0 होता है ये होता है एकदम डार्क रेड, ठीक है ना। और ये जो हो जाए एकदम वॉयलेट होता है, ठीक है ना, एकदम गहरा वॉयलेट, या क्या बोल सकते हैं, पर्पल टाइप का। समझे कि नहीं समझे? अब देखेंगे क्या होता है। साइंटिस्टों को इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमको चीजों के जो नेचर थे उसको फाइंड आउट करना था कि भाई ये कितने एसिडिक हैं या इनका स्केल कितना है। जैसे सपोज करिए, आप रणजी ट्रॉफी देखते होंगे या नहीं देखते होंगे, क्रिकेट के फैन होंगे नहीं होंगे मेरे को नहीं पता। पर अगर कोई बोलता है, सपोज करिए कि यार झारखंड बहुत स्ट्रांग टीम है, ऐसा कोई अगर मुंबई वालों को बोले, ठीक है, यार झारखंड बहुत स्ट्रांग टीम है, आपको क्या लगेगा? यार बोले कि ठीक है ना। पर अगर कोई ऐसी वीक टीम को बोले कि झारखंड बहुत स्ट्रांग टीम है, तो भाई मतलब एक समझ रहे हो, दिमाग का एक बहुत डिफरेंस होता है। अगर कोई ए है, बी है, सपोज करिए आप, चलिए क्रिकेट के फॉर्मूले से भी छोड़िए, अगर कोई A B C 3 लोग हैं, बी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और ए सबसे ज्यादा वीक है, ठीक है, और सी मीडियम में, ठीक है ना। अब मैं बोलूं, कोई आके बोले कि यार ए बहुत स्ट्रांग है, किसको? सी को बोले कि यार ए बहुत स्ट्रांग है, तो सी क्या सोचेगा कि यार इनसे स्ट्रांग होंगे इसलिए इनको लग रहा है, ठीक है, कि ए बहुत स्ट्रांग है, पर ए तो सही में वीक है। अरे समझ में आया? मतलब एक्चुअल वो डिफरेंस नहीं बता पाया ना, जो थर्ड पर्सन आके सी को बोल रहा है कि ए कितना स्ट्रांग है, तो बस इतना बोल रहा है कि ए स्ट्रांग है। अगर कोई सी को आके बोले यार बी बहुत ज्यादा वीक है, तो उसको क्या लगेगा, अरे इनको मालूम ही नहीं है कि बी कितने स्ट्रांग है, क्योंकि सी से ज्यादा बी स्ट्रांग है, तो उनको लगेगा फेंक रहा है ये आदमी। अरे समझ में आया कि नहीं? रियल लाइफ एग्जांपल लेके देख लो। कोई एक दोस्त आपको आके बोलता है यार वो बहुत ही एकदम पागल टाइप का है, तो कई बार आपको नहीं लगता कि यार ये कैसी बात कर रहा है करके, वो तो सही है, वो इसके साथ होगा पागल जैसे, पर वो हमारे साथ तो ठीक है। और वो कोई आके बोलता है कि यार ये बहुत सही आदमी है, तो तुमको लगता होगा कि ये कैसी बात कर रहा है, तो पूरा पागल है, ठीक है ना। तो ऐसे कई बार क्या होते हैं, सोच में डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि कंपैरिजन की एक फिक्स वैल्यू नहीं है ना, अपनी बात ये जो अपन कर रहे हैं।
तो अगर एक कंपैरिजन की फिक्स वैल्यू लाने के लिए ही साइंटिस्टों ने क्या किया, पीएच स्केल का निर्माण किया। पीएच स्केल का निर्माण करना मतलब क्या, ऐसे 0 to 14 तक नंबर दिए, उसमें अलग अलग कलर आते हैं। कैसे आते हैं, पीएच इंडिकेटर होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। इट इज फॉर्म बाय मिक्सिंग सेवरल इंडिकेटर्स। 0 पे रेड कलर, 7 पे ग्रीन कलर, वॉयलेट पे बिल्कुल ही एकदम बेसिक है। यहाँ पे आओ तो भाई एसिडिक आते हैं, उधर पे जाओ तो भैया बिल्कुल बेस आते हैं। अगर मैं आपको बोलूं भाई 10 नंबर कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, आप बोलेंगे वीक बेस है 10 नंबर। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 4 नंबर कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, तो आप बोलेंगे वीक एसिड है। और अगर मैं बोलूं भाई 0 नंबर कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक की वीक एसिडिक, अब देखो 0 नंबर दिख कम रहा है, पर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड आपको 0 नंबर पे मिलते हैं, H2SO4 HNO3 एक्वारिजिया HCl, सब 0 नंबर पे मिलते हैं। समझ आया कि नहीं आया, या 1 नंबर पे मिलते हैं, 2 नंबर पे मिलते हैं ना, इससे ऊपर नहीं मिलते, 3 4 5 पे नहीं मिलते ये सब, ये जो मैंने 3 4 के नाम लिया, HClO4 HClO3, ठीक है ना, पर क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, ठीक है ना, पर क्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, ये दुनिया भर के जो एसिड्स है ना, 0 पे मिलेंगे आपको। पर जो NaOH KOH है वो कहाँ पे, 14 पे मिलेंगे। 14 का मतलब क्या है, एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी बेस, एकदम स्ट्रॉन्ग बेस। पर अगर मैं बोल दूं भाई 7 नंबर, तो 7 नंबर कैसा है, न्यूट्रल है भाई। न्यूट्रल कैसा होता है, ग्रीन। आपने वैसा तो किए ही होंगे ना बचपन में, जब टीचर आती थी तो एक दोस्त को दरवाजे पे खड़ा कर देते होंगे, भाई रेड और ग्रीन बोलना, रेड और ग्रीन, टीचर नहीं आएगी तो ग्रीन, और टीचर आएगी तो रेड रेड चिल्लाना। अरे किए होगे नहीं भाई बचपन में, हमने तो किए थे भाई। तो ऐसी चीज होती है, जो रेड होता है वो वहां पे स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, जो वॉयलेट होता है स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है, जो 7 होता है न्यूट्रल होता है, जो NaCl होता है वो भाई 7 नंबर पे मिलेगा। ठीक है, जो H2O होता है वो 7 नंबर पे होता है, ठीक है ना, डिस्टिल्ड वाला पानी। जो मिल्क होता है वो हल्का बेसिक होता है, मिल्क होता है 7+। अब कितना होता है मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा। जो कर्ड होती है, कर्ड, कर्ड समझते हो, दही, कर्ड होती है 7 से कम, ठीक है ना, 7 से कम, इसको मैं कैसे लिखूं, 7 से कम, है ना, कर्ड जो होती है वो 7 से कम होती है। उसके बाद जो आपका एंटा एसिड होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यहाँ कहीं 10 नंबर 9 नंबर पे आता है, MgOH वोल्ट वाइज। कल मैंने आपको पढ़ाया था एंटा एसिड। एंटा एसिड मतलब क्या, जो आपकी एसिडिटी खत्म करे, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इधर पे ही आएगा, 7 8 नहीं, 9 10 पे आएगा कैल्शियम ऑक्साइड भी, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड सॉरी। जो आपका ये ऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं वो 4 5 6 में आते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड आ रहे हैं, काय में आएंगे, 4 5 6 में आते हैं। एक आपका H2CO3 इसी रेंज में लाई करता है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन आता है कि मिल्कमैन, अ मिल्कमैन इज मिक्सिंग अ पाउडर इनटू द मिल्क इन समर सीजन, व्हाई, CBSE का क्वेश्चन है। तो आप लोग को लिखना पड़ता है, ही इज मिक्सिंग द पाउडर इज Na2CO3 दैट इज NaHCO3, सॉरी NaHCO3 दैट इज बेकिंग पाउडर, एंड ही इज मिक्सिंग बेकिंग पाउडर, सॉरी बेकिंग सोडा इनटू द मिल्क, व्हाई, बिकॉज, अच्छा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में भी एक अंतर होता है, ठीक है ना, मैं अभी सॉल्ट्स में बताऊंगा आपको। he is mixing baking soda because the pH of the milk is कैसा, more than 7, that means the milk is basic, to maintain the basicity of the milk he is mixing NaHCO3 so that milk का कर्डिफिकेशन ना हो जाए। कर्डिफिकेशन मतलब कर्ड ना बन जाए, ऐसा CBSE का एक क्वेश्चन आता है भाई, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद ब्रश करना क्यों जरूरी है, आपका जो टूथ इनेमल होता है, टूथ इनेमल जो बाहर की लेयर होती है कैल्शियम फॉस्फेट की होती है, क्या, CA3PO4, ये फॉस्फेट आयन होता है होल्ट वाइज। आपकी हड्डियां भी इसकी बनी है। अगर आपसे कोई बोले कि आपकी हड्डी किसकी बनी है, आपने बोले कैल्शियम, तो भाई सॉरी भाई, बहुत बड़े तुम रूरल साउंड करोगे, तुम भाई रूरल बैकग्राउंड से आते हो, तुमको लिटरेसी नहीं है, माँ बाप तुम पे इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, और तुम इस फोन में मेरे लेक्चर देख रहे हो, तो भाई तुम्हारे पास सारी सुविधाएं हैं। अगर कोई तुमसे पूछे कि हड्डी काय की बनी, तुम बोले कैल्शियम, कैल्शियम होता है भाई मेटल, 20 नंबर, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर 20, और अगर वो उससे हड्डियां बनी होती तो तुम ब्लास्ट हो जाते भाई अंदर से, हाईली रिएक्टिव होता है वो। अरे समझ में आया कि नहीं आया, तो वर्ड्स का सिलेक्शन बहुत अच्छे से करें। अगर आपको कोई बोले सो बोन्स आर फॉर्म्ड ऑफ विच कंपाउंड, तो भाई कंपाउंड का नाम है कैल्शियम फॉस्फेट, या दांत का जो इनेमल बना रहता है कैल्शियम फॉस्फेट से बना रहता है, कोई कैल्शियम मत बोलना आज से। मैं बच्चों को बोलता हूँ भाई हड्डियां काय की बनी, बोलते कैल्शियम। कैल्शियम भाई तुम समझो तो तुम बोल क्या रहे हो। अगर मैं बोलूँ कि भाई अच्छा तुमको कैल्शियम सुनने में लग रहा होगा यार, बचपन से तो सुनते आ रहे तो कोई बड़ी बात नहीं लग रही होगी। सपोज करो मैं बोलूँ तुम्हारे खून में क्या, और बोले कोई सोडियम, कैसा लगेगा, एकदम अजीब सा नहीं लगेगा, बोले कैसा गवा रहे हैं अनपढ़। अरे लगेगा ना, तो वैसी चीज होती है कैल्शियम बोलने पे। अब मैं खून पे क्यों बोल रहा हूँ, अरे सोडियम आयन होते हैं ना,
और सोडियम आयन वो जो अपन सॉल्ट में खाते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो सोडियम आयन ब्लड में होते हैं। और अगर मैं ऐसे ही बोल दूं सोडियम होता है तो लग नहीं रहा कि अनपढ़ है भाई, बिल्कुल ही, ठीक है ना। प्लीज इसको दिमाग में डाल लीजिए कि आपका जो टूथ एनिमल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का होता है, जो कि बेसिक नेचर का होता है। अब क्या होता है मेरे भाई कि जब आप खाना खाते हैं ना तो स्मॉल स्मॉल क्या रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, जो कि ग्लूकोज का कन्वर्जन कर देते हैं एसिड्स में, जो कि लैक्टिक ये प्रोटीन का कन्वर्जन कर देते हैं हमारे अमीनो एसिड्स में, दांत में ही फंसे 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 फंसे। तो क्या होता है कि इसके कारण क्या होने लग जाता है, आपके दांत में डिके होने लगता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक है। अब वो जो बैक्टीरिया वो एसिड बनाएंगे तो एसिड प्लस बेस की रिएक्शन होगी और कोई भी सॉल्ट बना लेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, तुम्हारे दांत काले पड़ने लग जाएंगे, इनेमल की जो लेयर है वो रिप्ड ऑफ हो जाएगी। याद रखना, दांत बहुत ज्यादा व्हाइट भी अच्छे नहीं होते और दांत बहुत ज्यादा पीले भी अच्छे नहीं होते। व्हाइट दांत सही नहीं होते, ठीक है ना। व्हाइट दांत में भी फ्लोराइड्स होते पानी में, तो एक बीमारी हो जाती है, उससे दांत व्हाइट पड़ जाते हैं। एक जो हेल्दी दांत है ना वो एकदम गोरे भी नहीं होते और एकदम बिल्कुल येलोइश भी नहीं होते, वो एक मिड रेंज होते हैं, हल्के येलोइश हल्के व्हाइट। समझ में आया कि नहीं आया? आप कोई भी डेंटिस्ट से सलाह ले लेना पढ़े लिखे, वो यही बताएगा क्या, कि दांत हमेशा एकदम व्हाइट भी सही नहीं और एकदम ऐसे ऐड दिखाते ना जो एकदम व्हाइट दांत, वो भी सही नहीं है, ठीक है ना। एकदम डिल्यूजन में मत रहना कि सफेद नहीं होंगे, इतना मत घिस लेना अपने दांतों को, ठीक है ना, कि पूरा निकाल के पूरा, है ना, ऐसे मत करना। तो ये दूसरा यूज था पीएच का। अब एक और यूज क्या है, देखिए भाई क्या होता है, कुछ प्लांट्स में ना एक मैकेनिज्म होता है, कौन सा, विड्रॉल मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म बोल सकते हैं उसको। चींटियों में भी होता है। क्या होता है, जब वो आगे डंक मारती है तो क्या करती है, एक फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है आपकी बॉडी में। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, ठीक है। ये फॉर्मिक एसिड का एग्जांपल है, इसको मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ये वीक एसिड होता है। और भाई जब देखो, अब तुम एक बात, हाँ, ब्लड का पीएच जो होता है ना भाई, ब्लड का पीएच वो बेसिक होता है। एक क्वेश्चन आता है कि लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है, तो याद रखना 7.4 से 7.8 के बीच में लाइफ एग्जिस्ट करती है। कई बार क्या होता है, सॉइल में बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है तो भाई चूना मिलाते हैं सॉइल में। समझ में आएगी, पौधे नहीं उगते ना भाई। और कभी कभी सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक हो जाती है तो फिर भाई कुछ कुछ मिलाते हैं सॉइल में। समझ में आया, ताकि उसका एक जो पीएच है वो मेंटेन रहे। अब देखिए, मैं चींटियों की बात कर रहा था। चींटी अगर काट ले तो क्या करते हैं, लोहा घिसते हैं। या अगर कभी कुछ ऐसे अ, मधुमक्खी काट ले तो लोहा घिसते हैं। क्यों घिसते हैं? क्योंकि वो उनके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, एक नीटल प्लांट होता है, नीटल प्लांट, उसको छू लो तो एकदम इरिटेशन, एकदम ऐसे नीडल टाइप का एकदम सेंसेशन होता है, इसलिए उसका नाम नीटल प्लांट रखे। नीडल बोले तो क्या, जैसे कोई सुइया चुभा रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है। तो लोहा घिसते हैं, क्यों घिसते हैं, मेटल है, मेटल आर बेसिक इन नेचर एंड बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। टू एस टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड वी रब आयरन और एनी मेटल ऑन द सरफेस ऑन विच द नीटल प्लांट इज, मतलब स्टिंग या एनी बी हैज स्टंग। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज होती है किसमें, किसी बी के स्टंग के केस। अब एक होता है वास्प, वास्प के डंक में क्या होता है, बेस होता है। अब जब वास्प आके काटता है तो भाई उस पर विनेगर लगाते हैं। क्यों? ताकि क्या हो जाए, उसको पूरा न्यूट्रलाइज हो जाए। समझ आया कि नहीं आया? ये चीजें हैं किसमें, बेस में। ये क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है ना, कि सपोज अ एंट क्या नाम से बाइट्स यू इन योर फिंगर, सो व्हाट विल यू डू। अब लोगों को लगेगा भाई ये साइंस क्वेश्चन में यार ये कहां से आएगी, चींटी काट रही है। तो भाई आता है पेपर में, ठीक है ना, देख लेना। उसमें क्या लोहा घिसते हैं या कोई भी एनी पीस ऑफ आयरन या मेटल घिसते हैं। क्यों? सो एज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स, लिखना, ठीक है ना। अब देखिए एक और चीज मैं बताता हूँ, जो आपका ब्लड होता है वो 7.4 पीएच पे काम करता है, 7.4 से 7.8। क्यों? ब्लड में आयरन है। ब्लड में और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर ब्लड में मेनली हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। आयरन कैसा बेसिक है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अंडे होते हैं, अंडे की जो बाहर की लेयर होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, याद रखना, बेसिक लेयर होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, एसिड में पानी मिला है कि पानी में एसिड मिला है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा डायलेमा है कि किसमें क्या मिला है। इसको मैं मिटा दूं, शायद पीएच मेरा पढ़ा के हो गया है। पीएच में और कुछ नहीं बचा है मेरे हिसाब से, तो टूथ डिके होता है, ठीक है। एक्वाटिक लाइफ को खतरा है। अगर तुम पानी में पीएच बढ़ा दोगे एकदम से या कम कर दोगे तो भाई मछली लोग, है ना, जहिंद हो जाएंगी। तो इसलिए पीएच बिल्कुल मेंटेन रहना जरूरी है, नहीं तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी मेरे भाई। समझ आया कि नहीं आया? तो पीएच का कंसेप्ट पूरा ये था। पीएच में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पीएच में न्यूट्रल में एल्कोहल भी आती है, एल्कोहल इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। उसके बाद वाटर भी आता है, वाटर इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहा हूं मैं। और उसके बाद एक चीज और आती है क्या,
एक चीज और आती है ये NaCl, इट इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। समझ आएगी नहीं आया? अब ध्यान से समझिए, एक चीज और है, वेदर टू मिक्स एसिड इनटू बेस, एसिड टू वाटर और वाटर टू एसिड। देख भाई, तू एसिड में पानी डाले, पानी में एसिड डाल भाई, हीट दोनों केस में रिलीज होगी। समझ में आया? मिक्सिंग एसिड एंड वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या होती है? चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री करवा चुका हूं। तो देखो भाई क्या होता है, अगर मान ले पूरा का पूरा एसिड है और तू इसमें एक बूंद भी पानी डाल रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ पे जो पानी में जो H2O है, तो एसिड में प्रेजेंट जो HCl है, सपोज करो, तो H प्लस और Cl माइनस यहाँ पे एकदम से क्या करेंगे, पूरे वो एक बूंद में जाएंगे और फट से जितने भी मिल रहे हैं वो पूरे क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे। अब ये डिसोसिएशन ऑफ आयंस है H प्लस और Cl माइनस, ये कैसी प्रोसेस होती है? एक्सोथर्मिक। तो अगर तू थोड़ा भी पानी डालेगा एसिड में तो क्या होगा? अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। किसमें? एसिड में पानी डालेगा तो अब ये हीट इतनी ज्यादा डिसिपेट हो जाएगी, इतनी ज्यादा रिलीज हो जाएगी कि भाई ये जो कंटेनर है ना, देख भाई, जो कांच रहता है ना भाई, कांच बहुत ज्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं कर सकता क्या मतलब है? जब कांच अनइक्वली हीट होता है ना, तो कहीं जगह से एक्सपेंड करेगा, कहीं जगह से ज्यादा फैलेगा, कहीं जगह नहीं फैल रहा है, जितना का उतना ही है। तो भाई टेंशन बढ़ने के कारण उस बीकर पे, वो बीकर क्या हो जाएगा? वो बीकर बर्स्ट हो जाएगा, क्रैक पड़ जाएंगी और वो बीकर से लिक्विड स्पिल आउट हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो आपको अगर एसिड को डाइल्यूट करना है, उसमें पानी मिलाना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले पानी लेंगे पूरा। क्यों पानी लेंगे? भाई देखो, पानी का टेम्परेचर कम होता है, पानी इज रिलेटिवली इनर्ट। इनर्ट का क्या मतलब है? थोड़ा सा स्टेबल ही कंपाउंड है ना भाई पानी, एसिड के मुकाबले। और इसमें डालेंगे धीरे धीरे एसिड। अब देखो, लिमिटेड एसिड है तो लिमिटेड है, पानी के मॉलिक्यूल के साथ जाके क्या होगा? टूटेगा। ठीक है, सेपरेट होगा अपने कंपोनेंट आयन में धीरे धीरे। और हम क्या करेंगे कि एक कांच की कैपिलरी या ट्यूब की मदद से उसको स्टीयर भी करेंगे। स्टीयर करने का क्या मतलब है? उसको घुमाएंगे धीरे 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 धीरे, ताकि हीट पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। समझ आया? स्लोली स्लोली एसिड पोर करके उसको क्या करेंगे, पहले पहले क्या करेंगे, उसको स्टीयर करेंगे। जैसे कॉफी को नहीं करते धीरे धीरे धीरे, नहीं, कॉफी को तेज करते हैं, पर जब एसिड को पानी मिलाएंगे तो धीरे धीरे उसको गोल गोल घुमाएंगे, ताकि क्या हो कि हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जिससे बीकर ज्यादा किसी एक पॉइंट से गर्म ना हो, जिसके कारण भाई बीकर टूटे ना। अगर कोई केमिस्ट्री का बहुत अच्छा टीचर है जो एक्सपेरिमेंट करवाता है, तो ये भी बताता होगा कि भाई साइड से कभी ऐसे चिपका के मत डालना। क्यों मत डालना? तुमने साइड से चिपका के एसिड डाले तो एक जगह से ज्यादा गर्म हुआ तो बीकर टूट जाएगा भाई। समझ आया कि नहीं आया? इसलिए हमेशा बीच से ही डालते हैं, थोड़ा सा ऐसे आगे से डालते, एकदम चिपका के नहीं डालते। ठीक है ना? ये चीज रहती है। नहीं तो दो चीज होती है इसमें, क्या? एक तो मेजरमेंट में दिक्कत आती है। अब तुमने मान लो 10 ml मेजर करके डालो, आधा लिक्विड तुम्हारा यहीं चिपक गया वॉल्स पे, ठीक है, तो तुम्हारे भाई कैलकुलेशन एरर आ जाएगा। इसलिए केमिस्ट्री के अंदर भाई बहुत प्रिसीजन से काम किया जाता है। समझ आया कि नहीं आया? चलो, तो आज हमने क्या क्या देखे? आज हमने सबसे पहले देखे बेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सोपी टू टच, बिटर टू टेस्ट। ठीक है, कभी मुंह में साबुन गया होगा आपके नहाते नहाते, आपने देखे होगा यार बड़ा कड़वा है करके। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया आपको क्या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। सबसे पहले मेटल विद बेस बताया, फिर उसके बाद मेटल बेसिस विथ नॉन मेटल बताया, पर वो आपको सिलेबस में नहीं है। तो क्या है आपको सिलेबस में? बेसिस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स लाइक CO2SO3। ठीक है ना? अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्यों? क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से आगे चल के एसिड्स बनाते हैं। जो CO2 रहता है, इसको पानी में मिला दो तो H2CO3 बन जाएगा। अगर SO3 है, अगर इसको पानी में मिला दो तो ये H2SO4 बन जाएगा। और NO2 है, अगर इसको पानी में मिला दो तो ये HNO3 बन जाएगा। इसीलिए नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसी प्रॉपर्टी दिखाते हैं? सेम टू सेम जैसी एसिड्स के साथ होती है वैसी। समझ आया कि नहीं आया? ये चीज आपको शायद चमकी नहीं होगी, इसलिए मैंने लिखवा दिया अभी। ठीक है ना? इसलिए एक क्विक समरी करवाना जरूरी है। अब नेक्स्ट, फिर मैंने आपको बताया नॉन मेटल सॉरी बेस की रिएक्शन किसके साथ? एसिड्स के साथ। कल वाली रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या इंडिकेटर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, एग्जांपल क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया पीएच क्या होते हैं, पीएच का रियल लाइफ में यूज क्या क्या है, क्या क्या है। पहले तो भाई टूथ के इनेमल, उसके बाद जो अंडे का शेल, उसके बाद क्या निटल प्लांट एंड स्टिंग और
वाष्प का डंक। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है, तरीके। समझ आया कि नहीं आया? आज की क्लास में हमने इतना कवर किया, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे सॉल्ट की स्टडी, जो चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और बेसिस के जो यूज है वो आप लोग खुद से करेंगे। होमवर्क है आपका बेसिस के यूज पता करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद एवरीवन।